नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे हिस्ट्री के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखते हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली को लॉन्च किया है। 2. उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT ने IPRS 2.0 रिपोर्ट जारी की है। 3. IPRS 2.0 रिपोर्ट में 25 राज्यों को शामिल किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, चर्चा में रहा मिहिदाना शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब था GI टैग प्राप्त मिठाई। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नीति आयोग ने स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया है। 2. यह टीचर्स, टीचिंग और टीचर एजुकेशन पर प्रकाश डालती हैं। 3. इसका शीर्षक नो टीचर्स नो क्लास रखा गया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, भारत में नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में नागरिकता अर्जित करने के तरीकों का उल्लेख किया गया है। 2. लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता भारत सरकार द्वारा समाप्त की जा सकती है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आधार सक्षम भुगतान प्रणाली यानी आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम द्वारा पॉइंट ऑफ सेल यानी POS पर ऑनलाइन इंटरऑपरेबल वित्तीय लेन देन किया जा सकता है। 2. नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने AEPS का विकास किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, मध्य एशियाई फ्लाईवे यानी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे CAF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और उनसे जुड़ी द्वीप श्रृंखलाओं के बीच यूरेशिया के एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है। 2. भौगोलिक दृष्टि से उत्तर, मध्य और दक्षिण एशिया के 40 देश इसमें शामिल हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी NMP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र को शामिल करते हुए उन्हें राजस्व अधिकार न कि स्वामित्व हस्तांतरित करके ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में मूल्यवर्धन करना है। 2. नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन दिसंबर 2019 में घोषित 100 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी NIP के साथ साथ क्रियान्वित की जाएगी। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, PM केयर्स फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे केवल स्वास्थ्य आपातकाल या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है। 2. इसके तहत दिया गया दान कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR व्यय के रूप में नहीं माना जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन गलत है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा अनुमोदित विश्व के पहले मलेरिया वैक्सीन के टीके के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम को बेअसर करता है। 2. इसे RTS S/AS01 या मॉस्क्विरिक्स के नाम से भी जाना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न था, हाल ही में समाचारों में देखा गया मुद्रा टूल बॉक्स निम्नलिखित में से किस संगठन या मंत्रालय की पहल है? इसका सही जवाब था ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। वैदिक प्रशासन यानी वैदिक गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक काल में विधत सैन्य मामलों पर वाद विवाद के लिए एक सभा थी। 2. पुरुष एवं महिला दोनों विधत में भाग लेते थे। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2
एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है। भारत में प्रागैतिहासिक काल से ही लोकतंत्र और गणतंत्रवाद के साक्ष्य मिलते हैं। वैदिक काल में विधत नीति, सैन्य और महत्वपूर्ण मामलों पर वाद विवाद के लिए लोगों की एक सभा थी। ऋग्वेद में 100 से अधिक बार इसका उल्लेख हुआ है, इसलिए कथन एक सही है। इसमें पुरुष एवं महिला दोनों भाग लेते थे, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्राकृतिक रूप से शर्करा के किण्वन द्वारा इथेनॉल का निर्माण होता है। 2. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, हाइड्रोकार्बन यानी HC और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NOx के उत्सर्जन में वृद्धि होती है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में कुछ विशेषज्ञों ने इथेनॉल को बढ़ावा देकर जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी करने वाली भारत की महत्वाकांक्षी योजना की आलोचना की है। उन्होंने चेतावनी के तौर पर कहा है, यह दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश यानी भारत में खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। इथेनॉल का उत्पादन खमीर यानी ईस्ट के माध्यम से शर्करा के किण्वन या एथिलीन हाइड्रेशन जैसी पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं से होता है, इसलिए कथन एक सही है। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का उपयोग कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, हाइड्रोकार्बन यानी HC और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NOx के उत्सर्जन को कम करता है, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सिल्वरी गिब्बन इंडोनेशिया के जावा द्वीप की स्थानिक प्रजाति है। 2. यह IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय यानी एंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। जावा द्वीप पर जंगल के एक हिस्से जो कि सिल्वरी गिब्बन के आवास को इंडोनेशियाई अधिकारी और शोधकर्ता संरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। सिल्वरी गिब्बन जलवायु परिवर्तन और मानवीय अतिक्रमण के चलते लुप्तप्राय स्थिति में आ गए हैं। सिल्वरी गिब्बन इंडोनेशिया के जावा द्वीप की स्थानिक प्रजाति है, इसलिए कथन एक सही है। यह IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय यानी एंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, हाई एम्बिशन कोalition यानी HAC फॉर नेचर एंड पीपल में निम्नलिखित में से कौन सा या से देश शामिल है या फिर हैं? 1 भारत, 2 ब्रिटेन, 3 कोस्टारिका, 4 फ्रांस। निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। केवल एक, केवल 2 और 4, केवल 2, 3 और 4, या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। हाल ही में नई दिल्ली में फ्रांस और भारत के बीच आयोजित एक समारोह में भारत आधिकारिक तौर पर HAC यानी हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड पीपल में शामिल हो गया है। इसे 2019 में कोस्टारिका, फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा शुरू किया गया था, अतः विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें कोई पासपोर्ट धारक बिना पूर्व वीजा के कितने देशों की यात्रा कर सकता है? इस आधार पर विश्व के पासपोर्ट्स को रैंकिंग प्रदान की जाती है। 2. जापान लगातार 3 वर्षों से इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। 3. 2019 से भारत की रैंकिंग में लगातार गिरावट हुई है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल 1 और 2, 2 और 3 दोनों, या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। हालिया हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को 90वां स्थान प्राप्त हुआ है।
यह सूचकांक कोई पासपोर्ट धारक बिना पूर्व वीजा के कितने देशों की यात्रा कर सकता है, इस आधार पर विश्व के पासपोर्ट्स की रैंकिंग को दर्शाता है। इसलिए कथन 1 सही है। लगातार 3 वर्षों से जापान इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। भारत को इस सूचकांक में वर्ष 2019 और 2020 में क्रमशः 82वां, 84वां, जबकि जनवरी 2021 में 85वां और अब 90वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी 2019 से भारत की रैंकिंग में लगातार गिरावट हुई है। इसलिए कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 1984 के अकाल के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की शुरुआत की गई थी। 2. पीडीएस एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है जिसे उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन गलत है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक एप्लीकेशन इकोसिस्टम विकसित किया जिसका मकसद सभी राज्यों के अनाज खरीदने वाले पोर्टल का एकीकरण करना है ताकि व्यापारियों और बिचौलियों को दूर रखकर किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके। इनमें उन राज्य सरकारों के पोर्टल शामिल हैं जिनमें रणनीतिक निर्णयों और निगरानी के मापदंड की सीमा निम्न रखी गई है। पीडीएस की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध के समय राशन यानी अनाज उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। 1960 के दशक से पहले पीडीएस द्वारा अनाजों का वितरण आमतौर पर खाद्यान्नों के आयात पर निर्भर था। इसलिए कथन 1 गलत है। इसे खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने की एक प्रणाली के तौर पर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना यानी पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 2. इस योजना में इन बच्चों को 18 वर्ष की आयु से वित्तीय मदद यानी स्टाइपेंड और 21 वर्ष की आयु पूरे होने पर 10 लाख रुपए की एक मुश्त राशि देने का प्रावधान है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। जान लेते हैं पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के बारे में। यह कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा से संबंधित एक योजना है। इसलिए कथन 1 सही है। इन बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 18 वर्ष की आयु से वित्तीय मदद यानी स्टाइपेंड और 23 वर्ष की आयु पूरी होने पर 10 लाख रुपए की एक मुश्त राशि प्रदान की जाएगी। इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस 2021 वाटर यानी द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर रिपोर्ट किस संगठन या संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है? यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, या फिर WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। हाल ही में WMO द्वारा जारी प्रकाशित रिपोर्ट में 2050 तक 5 अरब से अधिक लोगों द्वारा पानी की कमी से संबंधित खतरों का सामना करने की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। WMO के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ एवं सूखा जैसे खतरों से वैश्विक जोखिम बढ़ने और पानी की कमी से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका है। रिपोर्ट के अनुसार 2018 में 3.6 बिलियन लोगों ने कम से कम 1 महीना पानी की कमी का सामना किया। WMO द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट का शीर्षक स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस 2021 वाटर रखा गया है। अतः विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO। अगला प्रश्न है, लेजर आधारित क्लैड कोटिंग तकनीक यानी लेजर बेस्ड क्लैड कोटिंग टेक्नोलॉजी
LCCT से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लेजर क्लैडिंग किसी सबस्ट्रेट पर किसी सामग्री की कोटिंग चढ़ाने की एक तकनीक है। 2. ताप विद्युत संयंत्रों यानी थर्मल पावर प्लांट्स में बॉयलर पार्ट्स की बेहतर सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा लेजर आधारित क्लैड कोटिंग तकनीक यानी LCCT का विकास किया गया है। जान लेते हैं लेजर आधारित क्लैड कोटिंग तकनीक के बारे में। यह किसी सबस्ट्रेट पर किसी पदार्थ की कोटिंग चढ़ाने की एक तकनीक है, इसलिए कथन 1 सही है। यह कोटिंग सामग्री को कम तापमान पर सबस्ट्रेट से सही तरीके से जोड़ देता है। इसके द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों में बॉयलर के पुर्जों या बॉयलर पार्ट्स को बेहतर सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, इसलिए कथन 2 सही है। यह वर्तमान सरफेसिंग प्रौद्योगिकियों यानी सरफेसिंग टेक्नोलॉजीज की तुलना में बॉयलर पार्ट्स के जीवन काल को 2 से 3 गुना तक बढ़ा सकती है। यह तकनीक न केवल थर्मल पावर प्लांट्स के बॉयलर पार्ट्स के लिए बल्कि अपरदनकारी उच्च तापमान और क्षयकारी वातावरण से जुड़े हुए किसी भी इंजीनियरिंग अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त है। अमूमन ऐसे पदार्थ को सबस्ट्रेट कहा जाता है जिसमें किसी दूसरे पदार्थ को मिला सकते हैं या उसकी प्रतिक्रिया करवा सकते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, कपास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके लिए केवल हल्की वर्षा यानी 50 से 100 सेंटीमीटर उपयुक्त है। 2. यह एक खरीफ फसल है और इसे पकाने में 12 से 15 महीने लगते हैं। 3. इसके लिए कम से कम 210 पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर केवल 1 और 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। हाल ही में डच गैसेलशैफ्ट फॉर इंटरनेशनल ज़ुसामेनेरबेट यानी GIZ और कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जान लेते हैं कपास के बारे में। कपास देश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों, मुख्य रूप से दक्कन के पठार में उगाई जाने वाली एक उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय फसल है। इसके लिए कम से कम ऐसे 210 दिनों की आवश्यकता होती है जब पाले ना गिर रहे हों, इसलिए कथन 3 सही है। इसके लिए केवल हल्की वर्षा यानी 50 से 100 सेंटीमीटर उपयुक्त है, इसलिए कथन 1 सही है। इसकी खेती सिंचित परिस्थितियों में भी की जा सकती है। यह एक खरीफ फसल है और इसे पकाने में 6 से 8 महीने लगते हैं, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए। नोबेल पुरस्कार विजेता और पुरस्कार मिलने का वर्ष। ए. पीटर हैंडके 2018, बी. ओल्गा टोकार्जुक 2019, सी. लुइस ग्लक 2020। उपयुक्त में से कौन सा या से जोड़ा या जोड़े सही सुमेलित है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, या फिर केवल 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3। हाल ही में तंजानिया के लेखक उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को उपनिवेशवाद के प्रभावों एवं संस्कृतियों और शरणार्थियों को केंद्र में रखकर करुणामयी लेखन के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता एवं वर्ष निम्नलिखित हैं। लुइस ग्लक को 2020 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। पीटर हैंडके को 2019 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। ओल्गा टोकार्जुक को 2018 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वनों, जंगली जानवरों और पक्षियों के संरक्षण को संघ सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। 2. वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, या फिर डी. ना तो 1 और ना ही 2। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।